बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एडवांस सीक्वेंस मॉडलिंग। पहले हमने पढ़ा था जो कोडिंग पढ़ी थी, और उससे पहले हमने पढ़ा था आरएनएन। आरएनएन में हम इमेजेस को डील कर रहे थे। तो आज हम सीक्वेंस मॉडलिंग करेंगे। आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। इमेजिन ये बॉल है आपको नजर आ रही है। आप लोग के ख्याल में अब ये किस डायरेक्शन में जाएगी? मुझे आप आंसर करें। आप लोग के ख्याल में किस डायरेक्शन में जाएगी? अभी आपको पता है कि ये कहाँ से आई है, तो अभी आप लोग के ख्याल में किस डायरेक्शन में जाएगी? तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये अब हमें अभी पता नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या करेंगे हम करते हैं ये छोटा वाला। अब चलिए मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ। अब ये इसका हमें पास्ट हिस्ट्री पता नहीं इस बॉल का। हमें पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर कंडीशन इस तरह आ जाए कि हमारे पास ये पास्ट हिस्ट्री इसकी पता हो, ये पीछे से इस तरह आ रही है, तो अभी तो हमें पता है ना कि किस डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन इसका हमें पता है। तो ये किस वजह से हमें पता था? ये इसकी पास्ट हिस्ट्री की वजह से, ये किस डायरेक्शन से आ रही थी। आज भी हमारा सीक्वेंस मॉडलिंग का काम है। इस सीक्वेंस में जो मॉडल ट्रेन हो रहा है, जिसका सीक्वेंस हमें पता लगना जरूरी होता है। आगे जाते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम किस तरह हो सकते हैं, आपको कभी देखो मशीन ट्रांसलेशन अगर हम कर ले, मतलब ये कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम इसको बोल दें कि ये फ्रेंच में कन्वर्ट कर दे, अरेबिक में कन्वर्ट कर दे, या उसमें ये सीक्वेंस है। या हम इस तरह कुछ राइटिंग कर ले कि इसमें नेम आप हमें फाइंड करके दे दे। पीओएस टैगिंग, मतलब जो ये ग्रामेटिकली इसमें क्या चीज़ आती है, जो स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से इसमें नाउन कौन सा है, प्रीपोजिशन वगैरह, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, वीडियो कैप्शनिंग जो हम मूवीज़ में कैप्शंस नीचे होते हैं ना, तो वो हो गया, डीएनए एनालिसिस। ये सारे सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम्स कितने किस्म के होंगे? ये हो सकते हैं चार किस्म के। वन टू वन। वन टू वन का मतलब यह क्या है? आप एक इमेज दे दें, ये किस चीज़ का इमेज है, और एक आंसर वो दे दें कि कैट है, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। या आप एक इनपुट दे दें कि फलाना स्टूडेंट पास हो गया या नहीं, मतलब हसन पास हो गया या नहीं, और वो वहाँ से आपको आंसर दे कि नहीं, नो। तो ये वन टू वन हो गया। अब दूसरी टाइप है मेनी टू वन। आप बहुत ज़्यादा, आप एक पूरा पैराग्राफ लिख के और आप उसमें बोलें कि आप मुझे अब इसका आउटपुट बताया कि इसमें पॉजिटिव बात हुई या नेगेटिव, तो वो बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपने इनपुट बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत पूरा पैराग्राफ दे दिया, लेकिन आउटपुट आपके पास वन आ गया। अब आपने इनपुट एक दे दिया, आउटपुट आपके पास ज़्यादा। क्यों? जिस तरह आप एक पिक्चर देते कि इसकी कैप्शनिंग कर दो, तो वो पूरा कैप्शन करेगा कि इस इमेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरह आपके पास मेरिट भी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख लेते, सेंटेंस लिख लेते, और आपके उसके ट्रांसलेशन में भी पूरा सेंटेंस आ जाते हैं। तो ये सीक्वेंस मॉडलिंग के मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। आगे जाते हैं। न्यूरॉन्स विद रिकरेंस की बात अगर आती है। न्यूरॉन्स, आप लोग को पता है ना, न्यूरॉन जो परसेप्ट्रॉन हमने न्यूरल नेटवर्क में पढ़ा था, तो उसका जो एक तरह वो न्यूरॉन होता है। अब रिकरेंस के साथ रिकरेंस क्या है, अब आगे हम पढ़ेंगे। परसेप्ट्रॉन आप लोग को याद है ना क्या हो रहा था? ये इनपुट था हमारा, इसमें वेट हमने डाल दिए, हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये और इन सब का जो एडिशन था ना, समेशन, वो आ गया। यहाँ से इनका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो अप्लाई हो गया, और हमारे पास आउटपुट आ गया। ये तो सबको याद होगा अभी तक, क्योंकि इतनी पर हुआ है ना, तो सबको याद हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो फुली कनेक्टेड, जो आपको ये नजर आ रहा होगा ना, न्यूरॉन है, सबके साथ ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख लें, कोई सीक्वेंस हमारे पास मतलब बन नहीं रहा, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ये यहाँ पे आ रहा है, 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 इसमें कोई सीक्वेंस हमें नजर नहीं आ रहा, पूरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर हम आगे जाएं, अब ये फिर इनिशियलाइज स्टेज है, आपको आगे समझाएगी। यहाँ पे देखें, इस फिगर में इशू कौन सा है आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले आप इनको दे दें, आपने एक इनपुट दे दिया, यहाँ पे प्री प्रोसेस हो गया, उसका आउटपुट आपके पास आ गया। यहाँ पे दोबारा आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट आ गया। इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट आ गया। इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट आ गया। आप लोग इमेजिन करिए, इमेजिन कि ये एक सेंटेंस के मुख्तलिफ वर्ड्स है, मतलब दिस इज गेट। तो हमने इनपुट दे दिया दिस, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट आ गया दिस, मतलब इस तरह कुछ आ गया। दिस का मतलब कि जो फ्रेश में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेसिंग हो गया, फ्रेश में कन्वर्ट हो गया, के प्रोसेसिंग हो गया, फ्रेश में कन्वर्ट हो गया। सेम मॉडल पूरा स्टेप बाय स्टेप टाइम स्पेन पे हमने अप्लाई कर लिया। मतलब ये कि एक टाइम स्पेन पे ये होगा, दूसरे टाइम स्पेन में ये हो गया, तीसरे में ये होगा, चार में ये, मतलब एक साथ एक एक करके प्रोसेसिंग हो गई।
एक एक चीज़। अब यहाँ पे आप लोगों को ख्याल में यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि एक एक टाइम स्पेन में हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग के ख्याल में कोई इशू आ रहा है? अगर इसको हम एक सेंटेंस दे दें, मिसाल के तौर पर कि द केट इज सिटिंग अंडर द डैश, फिर द डैश में डैश दे दें, तो आप लोग के ख्याल में इस पे अगर हम उसको ये दे दें तो क्या मसला आप लोग के ख्याल में यहाँ पे आ रहा है? कमेंट में अगर कोई मैसेज में बताए कमेंट में तो अच्छा होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ लेते हैं। चले बस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अगर नोट किया होगा ना, तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस मतलब क्या? एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड नहीं। इसका आउटपुट, ये मतलब मैंने आपको बताया ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसका आउटपुट और इसके आउटपुट के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। तो ये एक मसला यहाँ पे आ रहा है ना, हालांकि ये सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस जो डेटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि देखिए आप लोग के पास ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इसके आउटपुट के लिए ये इनपुट पे डिपेंडेंट होना है। मतलब किस तरह कि मैं आप लोग को बताया कि द केट इज सिटिंग अंडर द डिश, तो उस डिश को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पीछे सेंटेंस में क्या हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग को? कि जब तक उस पूरे मॉडल को पता ना हो तो उसके पास्ट हिस्ट्री में पूरा सेंटेंस क्या है, तो आगे वाला वर्ड तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब ये कि इस आउटपुट के लिए जो पिछले सारे पास्ट हिस्ट्री जो गुजरे हुए ना उन इनपुट्स वगैरह, उसका समझना बहुत लाजमी है। लेकिन यहाँ पे तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, सब अलग अलग टाइम स्पेन में टाइम स्टेप पे वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम करेंगे एक कनेक्शन बनाएंगे। क्या कनेक्शन बनाएंगे? इनके दरमियान हम एक कनेक्शन बनाएंगे, रिकरेंस। क्या रिकरेंस बनाएंगे? इसका क्या होगा? अब आप लोग देखिए, ये आपका इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, आपका आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे जो स्टेट था इसका, जो पास्ट हिस्ट्री थी, वो एज अ इनपुट इस अगले वाले जो प्रोसेसिंग यूनिट है न्यूरल नेटवर्क से वहाँ पे आ गया, और अगले वाले को अपना भी इनपुट चला गया। तो मतलब ये कि उसके पास पास्ट हिस्ट्री भी आ गई और अभी का जो करंट हिस्ट्री वो भी आ गई। अभी इसने प्रोसेसिंग कर ली। अब इसके पास इस वाले प्रोसेसिंग यूनिट में जो दरमियान वाले, इसमें इसकी भी पास्ट हिस्ट्री पड़ी है और अपनी भी है। तो ये इस दोनों को मिला के आगे पास कर लेता है इसको, और इसके पास अपना भी आ जाता है। तो इस वाले के पास अभी जो y2 इनपुट आ रहा है वो आउटपुट जा रहा है, और x2 इनपुट है, तो इसके पास h0 और h1 दोनों की हिस्ट्री पड़ी हुई है। तो अभी आप लोग समझे कि इसके पास मिसाल के तौर पर पूरा सेंटेंस है कि द कैट इज अंडर द टेबल। तो अभी अंडर अंडर तक आने के तक जो प्रोसेसिंग हो रही थी, तो जिस न्यूरल नेटवर्क में अंडर प्रोसेस हो रहा है तो उसके पास पिछले वाले सारे हिस्ट्री भी पड़ी हुई है। तो अभी उसके लिए अगला वाला जो वर्ड है वो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। वो बोलेगा कि टेबल आ रहा है। सही हो गया? तो क्या मतलब यहाँ पे आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट, इनपुट जो एक्स नॉट और एक्स वन है, एंड स्टेट, और ये स्टेट एच वन और एच जीरो ये स्टेट है फ्रॉम द प्रियर टाइम स्टेप, पिछले वाले टाइम स्टेप के। सही है? तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, वाई आउटपुट आपका हो गया, एक्स इनपुट हो गया, और एक्स टी माइनस वन आपकी पास्ट मेमोरी। एक्स टी माइनस वन मतलब क्या हुआ? अब एक्स एक्स एच टी है ये, सॉरी, एक्स टी मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे वाले एक्स टी है यहाँ पे। तो एच टी माइनस वन मतलब ये कि एच टी माइनस वन मतलब इसकी बात हो रही है। तो इसका स्टेट और इसका इनपुट। अब दोबारा ये हो गया अगर, तो इसका इनपुट और इसी का स्टेट, क्योंकि ये एच टी माइनस वन अब हो गया। अब आप मिसाल ले रहे एक्स, ये जो टी की वैल्यू आप टू ले रहे, तो एक्स टू कौन सा? ये वाला। तो अब इनपुट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एच में क्या होगा? टी की वैल्यू टू मैंने बताया, टू माइनस वन वन, तो मतलब ये कि एच वन। तो यहाँ का स्टेट होगा और यहाँ का इनपुट। समझ आ गया ना इस बात की? स्क्रीन ऑफ नहीं है मलाइका आपके, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। स्क्रीन ऑन है, और ये चैट जीपीटी में भी यूज़ होता है ना। चैट जीपीटी में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ये यूज़ नहीं हो रहा। अब ट्रांसफार्मर की यूज़ हो रहा है, इसमें एक इशू है। वो इशू क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये आपके इसकी बात की समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। आपके पास आ गया स्टेट अभी वाला, फंक्शन विद वेट्स, एफ एक्स इनपुट हो गया, एच टी माइनस वन ओल्ड स्टेट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम हर स्टेप में, ये ऊपर देखिए, हर स्टेप में आपके पास सेम वेट होगा, ताकि वो पूरे सीक्वेंस को सेम तरीके से ट्रीट करें।
सही, ये बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर स्टेट में आपके पास वेट सेम होगा, ताकि वो पूरे सीक्वेंस को सेम तरीके से ट्रीट करे और वहां से जो पैटर्न निकाले वो सेम निकाले। ये ना हो कि एक वाले में वेट 5 लगा दिया आपने, दूसरे में 4, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 वाला कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सब में सेम होगा, मतलब है कि सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ अभी दोबारा से? कौन सा स्टेट? अच्छा, कौन सा वाला मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? मुझे स्पेसिफिक बताएं, ताकि मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। ये वाला मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लुनारा, आपका जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ट्रांसफॉर्म होगा। और मैं ये आप लोग को भी पता चलेगा, इस पे हम आ रहे हैं, ये आपके एंड में पता चलेगा। अच्छा, ये इनको देखिए, इसको देखिए, आपके पास इनपुट चला गया, प्रोसेसिंग हो गई, ये पूरा न्यूरल नेटवर्क है आपका, और आउटपुट आपके पास आ गई। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो गई, जिसका आउटपुट था वो यहाँ पे भी चला गया एज इनपुट, और यहाँ पे अपना इनपुट भी चला गया। तो इसके पास अब दोनों आ गए। सेकंड नोट की बात करूँ मैं भी, यहाँ भी प्रोसेसिंग हो गई, यहाँ से आउटपुट चला गया। अब यहाँ पे जो स्टेट है ना इसका, तो इस स्टेट में इसका भी स्टेट शामिल है और अपना भी है। तो अब ये आगे चला जाएगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे अब इसके पास, इस वाले थर्ड वाले के पास, फर्स्ट की भी मेमोरी मौजूद है, यहाँ की भी मेमोरी मौजूद है, और अपना भी इनपुट मौजूद है। मतलब इसके पास पूरा डेटा जो पास्ट हिस्ट्री में गुजरा है, जो पिछले जो भी गुजरा है, वो सारा इधर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अभी प्रोसेसिंग आसान होगा, क्योंकि उसको अपना पास्ट पता है कि मेरा पास्ट क्या था, और जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उस सेंटेंस का पास्ट क्या था। सही है। अगर मैं आप लोग को बता दूं कि द कैट इज अंडर द डैश, अब अंडर तक आ गया प्रोसेसिंग, लेकिन अभी अंडर जहाँ जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है उसको पता नहीं कि मेरे पिछले वाले स्टेट में क्या था, इस था या केट था, क्या था, उसको कुछ पता नहीं। तो अंडर के बाद तो आप वो कुछ भी लगा सकते हैं, वो उसको पता ही नहीं कि पास्ट हिस्ट्री का है। लेकिन अभी जब इस प्रोसेसिंग को पता है कि मेरा पूरा सेंटेंस पिछले वाला क्या था, द कैट इज अंडर, तो अब उसमें बोलेगा कि अच्छा द टेबल आ सकता है, द चेयर आ सकता है। तो वो प्रेडिक्ट वर्ड करेगा, और किस तरह करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ आ गई ना अब इसकी कि इसमें क्या है? बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पिछला स्टेट था ना, वो अभी यहाँ पे है, तो आपका एक सीक्वेंस बरकरार रह रहा है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है, वेट्स आर सेम अक्रॉस ईच स्टेप इन द आरएनए। ये आरएनए की बात हो रही है, सही हो गया। और बस, अच्छा, एक और बात ये कि स्टेट जो है ना, वो जो स्टेट है, ये अपडेट होता है हर स्टेप में। वो तो ऑब्वियस बात है कि किस तरह अपडेट होगा, क्योंकि अभी इसके पास दो वर्ड्स होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आके इसके अपना जो इनपुट है वो भी प्रोसेस हुआ होगा, तो अभी इसके पास वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे। या आप वॉइस भी कर सकते हैं, आप इमेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वेट अपडेट हो जाएगा, वेट नहीं, ये पास्ट हिस्ट्री जो है, तो ये स्टेट इसको हम बोल सकते हैं। तो अब आगे जाते हैं, देखिए इसका कोड। मैंने आर एन एम इंट्रोड्यूस कर इनिशियलाइज कर दिया, हिडन स्टेट्स मैंने दे दिए। हिडन स्टेट अभी मैंने जीरो पे सारा कर दिया, कि अभी हिडन स्टेट मेरा जो है ना, वो सारा जीरो पे है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सेंटेंस कर दिया कि आई लव रिकरेंट न्यूरल। इसके बाद जो वर्ड आएगा, अभी वो मैंने प्रिडिक्ट करना है कि क्या आ सकता है। तो अभी क्या होगा, फॉरवर्ड इन सेंटेंस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने हिडन स्टेट्स को अपडेट करूँगा। और मैं हिडन स्टेट में क्या करूँ, माई आर एन एन, अपना आर एन एन जो यहाँ पे है, पूरा आर एन एन मैंने जो कॉल किया हुआ है, वर्ड में जाए और हिडन स्टेट को अपडेट करें। तो ये पूरा हिडन स्टेट्स को अपडेट करेगा, और यहाँ पे आके प्रिडिक्शन करेगा। प्रिडिक्शन में क्या आएगा, नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स। हिडन स्टेट किस तरह, ये नहीं हिडन स्टेट, ये फिलहाल जीरो है हमारे पास। लेकिन अभी इसको हमने जब सेंटेंस दे दिया ना कि आई लव रिकरेंट न्यूरल, तो अब ये अपडेट हो जाएंगे, ये सारे जीरो 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 अपडेट हो जाएंगे। सही हो गया? किस तरह, अब आप सोचिए। ये आ जाए ऊपर, यहाँ पे आई लव रिकरेंट, यहाँ पे एक और, या यहाँ से शुरू करते आई लव रिकरेंट न्यूरल, और यहाँ पे एक और आप सपोज करें कि वो हमने प्रेडिक्ट करना है। सही हो गया? तो यहाँ पे आई होगा, लेकिन अभी इनके स्टेट सारे जीरो है, जो सारे स्टेट्स हैं अभी सिर्फ जीरो है। यहाँ पे आई है, प्रोसेसिंग हो गई, आई प्रोसेस हो गया, अब चला गया। तो अभी इनके पास अपना पिछला स्टेट आ गया, आई आई यहाँ पे भी स्टोर है, और यहाँ पे अपना लव भी चला गया, प्रोसेसिंग हो गई। तो अब आई लव यहाँ पे स्टोर है, वो आगे स्टेट जा रहा है, आई लव यहाँ पे आ गया, और इसका अपना न्यूरल भी आ गया। तो आई लव न्यूरल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आई लव न्यूरल, यहाँ पे अपना इनपुट दे देंगे न्यूरल नेटवर्क्स, या जो सेंटेंस है आई लव रिकरेंट, तो बस है मैंने न्यूरल कर दिया। तो होप सो बस आप लोग को समझ आई होगी, जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ।
किस बात की, वो अब आगे हम पढ़ेंगे किस तरह होगा। ये अभी फिलहाल उसके लिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये नेटवर्क है ना, तो इसकी जगह कुछ और आ सकता है। लेकिन अभी हम आगे बढ़िए, सिर्फ मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ कि बेसिक कैसा है ये, वैसे इस तरह काम नहीं करता। आगे जाके आप ये एडवांस होते जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, इनपुट, ये एक्सटी इनपुट चला गया मैंने, जिससे घबराए नहीं। आप इसको इस तरह लिखो, डब्ल्यू वेट है, एच स्टेट है, पिछला वाला। अब डब्ल्यू क्या है, एच का जो है उसका वेट है, प्लस डब्ल्यू एक्स का, एक्स जो है इनपुट का, उसका किया गया वेट, और ये आपका इनपुट आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और इसके ऊपर 10h है। 10h क्या हो गया हमारे पास, आप लोगों को मैंने बताई थी बात, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। अब ये हमने अप्लाई कर दिया, 10h हाइपरबोलिक जो टेंजेंट था, तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया इसको पूरे ऊपर। यहाँ पे आपका जो हिडन स्टेट है वो अपडेट हो गया, और अभी आपका आउटपुट क्या आएगा, वेट और एच, ये मल्टीप्लिकेशन है। किस तरह, अभी आगे आप लोगों को ये समझ आ जाएगी, या यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। खैर यहाँ पे देखें, इसकी समझ खैर आपको अभी अगर ना आई तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला स्टेप, लेकिन अगर समझ आ गई तो अच्छी बात, ना आई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो हम समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका इनपुट चला गया, आपका आउटपुट चला गया, इनपुट चला गया, आउटपुट चला गया, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे आप लोग को ये वेट्स नजर आ रहे हैं, एच 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 एच, क्यों एच एच, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपके वेट्स सारे कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे। ये देखिए, जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का वेट एच एच है, तो तीनों में स्टेट का वेट क्या है, एच एच। आउटपुट का वेट क्या है, एच वाई, चारों में। इनपुट का वेट क्या है, डब्ल्यू एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच, मतलब ये कि सेम है। इस बात की समझ आएगी ना, वेट सब के सेम है हर स्टेप, सही हो गया। अब आगे जाते ही क्या है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब आपका टेस्ट नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क में आगे जाता है तो आपके वहाँ पे एरर लॉस जो होता है, लॉस या एरर, वो आपका कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे क्या करें, क्योंकि सबके वेट सेम है और सारा वेट सेम है ना, तो यहाँ पे सारे के लॉसेस को हम ऐड कर लेंगे, और जो आखिरी में एक सम आ जाएगी सबकी लॉस की, वो हमारा पूरा का पूरा लॉस होगा। अब ये हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि सबके वेट तो सेम है ना। वो तो उस वाले जो सीने में हम करते थे वहाँ पे वेट डिफरेंट होते, तो हम कहते कि पता नहीं लॉस किस वाले वेट की वजह से ज्यादा आ रहा है, तो हम वेट प्रोपिगेशन करते, और उस वाले लॉस को हम, उस वाले वेट को हम एडजस्ट कर लेते, आप लोग को याद हो शायद। तो यहाँ पे तो सारे वेट सेम है ना, तो यहाँ पे लॉस के लिए आसान बात है कि बस सारे लॉसेस को हम ऐड कर लें, जो हमारे पास अल्टीमेट सम आएगा वो हमारा लॉस हो जाएगा। समझ आ रही है इस बात की, आगे जाते हैं। अब इसको समझिए, आपका जो कोड है ना, हमने यहाँ पे वेट मैट्रिसेस इनिशियलाइज कर लिए, डब्ल्यू एक्स एच का, एक्स की वेट है, वेट है इनपुट का। यहाँ पे एच एच का वेट है, एच एच मतलब ये कि आपका स्टेट्स जो है, स्टेट जो है। और यहाँ पे एच वाई आपका आउटपुट का वेट जो है, तो सारे वेट आपने इनिशियलाइज कर लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, हिडन स्टेट को आप जीरो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये कि आपके अभी फिलहाल हिडन स्टेट आपके कितने, जीरो है। जिस तरह हमने ऊपर किया था ना, हिडन स्टेट फिलहाल कितने, जीरो है, क्योंकि अभी हमारे पास इनपुट नहीं है, तो स्टेट तो हमारे पास अभी आया नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हिडन स्टेट को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट किस तरह करेंगे, इस फॉर्मूले को समझिए, सेल्फ डॉट डब्ल्यू एच एच मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट एच। ये देखिए, सेल्फ डॉट डब्ल्यू एच एच मल्टीप्लाई बाय एच, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब आ जाए यहाँ पे, प्लस दरम्यान में प्लस, सेल्फ डॉट डब्ल्यू एक्स एच मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऊपर आ जाए डब्ल्यू एक्स एच मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसके ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। इन दोनों का सम मालूम कर लिया, यानी कि दरमियान में सम है, इन दोनों का सम जब मालूम कर लिया ना, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, 10h। 10h क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन फंक्शन है, यानी कि इनके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, 10h। तो इस फॉर्मूले को इजी वे में, आपका जो वेट है हिडन स्टेट का, हिडन स्टेट में जो वैल्यू है वो आपका जो वेट है इनपुट का, और उसकी जो वैल्यू है वो आप ऐड कर लें एक दूसरे के साथ, और एक्टिवेशन फंक्शन इस पर अप्लाई कर लीजिए। मतलब आप यहाँ पे आ जाए, आप ये और इसका वेट ऐड कर ले, ये जो यहाँ पे एच आ रहा है ये, और इसका वेट ये ऐड कर ले, मल्टीप्लाई कर लें एक दूसरे के साथ, और फिर जब इसकी जो आखिर में वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्लस कर ले, और ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर ले। सेम इसी के लिए भी सही है, समझ आ गई ना आप लोग को। अब एक्टिवेशन फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, अब हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट किसके बराबर है, देखिए आउटपुट किसके बराबर है, डब्ल्यू और एच के। तो यहाँ पे हम क्या करें, सेल्फ डब्ल्यू एच वाई मल्टीप्लाई सेल्फ एच, तो हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब हमने रिटर्न आउटपुट कर दिया,
तो और सेल्फ एच कर दिया, सेल्फ एच हेड स्टेट आपके पास आएगा और आउटपुट चल जाएगा। इस कोड की समझ आई होगी आपको। अब इसको अगर हम मिला लें, एक स्टेप में कर लें, तो टी एफ डॉट क्लास डॉट ट्रेस डॉट सिंपल आर एन ए यूनिट्स, जितने यूनिट्स है वो दे दें, तो ये सिंपल एक लाइन का कोड बन जाएगा। अब सिंगल हम जब सीक्वेंस जो डेटा कर रहे हैं ना मॉडल, तो हम क्यों करें, हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए, वेरिएबल लेंथ। हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लेंथ को हैंडल करता है। किस तरह वो हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जिसमें आता है, ट्रैक कर देता है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी किस तरह, मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री को रख देता है अपने साथ। द कैट इज अंडर द टेबल, तो वो जो डिपेंडेंसी थी लॉन्ग टर्म, मतलब जो पिछले वाला जो वर्ड था, वो भी अपने साथ को याद रखता है। मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, और शेयर पैरामीटर अक्रॉस सीक्वेंस, पैरामीटर को सीक्वेंस में पता है। ये आपको आगे समझ आ रही है, आ जाएगी। किस तरह मेमोरी में, स्टेट हेड एंड स्टेट में, यहाँ पे आपने एक इंट्रोड्यूस किया होता है हेड एंड स्टेट में, तो वो अपना जो मॉडल होता है ना, वो उसको रिमेंबर कर लेता है हेड एंड स्टेट के थ्रू। ये मशीन खुद बहुत करता है, हम नहीं करते। खैर ये जो चीज़ें ना, इसकी समझ आपको आने वाली स्लाइड्स में आ जाएगी। सीक्वेंस मॉडलिंग में एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड। ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब किस तरह, हालांकि अभी तक तो हम आ रहे थे कि कर रहे हैं, लेकिन किस तरह आगे चले, अभी आपको ये पूरी समझ आ जाएगी। ये देखिए आप लोगों के पास इसमें एक चीज़ है, क्या है कि ये जो हमारे पास जो बहुत लंबा जो होता है सेंटेंस होता है, लॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें वो रिमेंबर रखने की सलाहियत इतनी मौजूद नहीं होती। आगे मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को सही समझ आ जाएगी, लेकिन इतना याद रखें कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस याद नहीं रख सकता। यहाँ पे देखिए आप लोग, हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो इंटरप्रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने मैंने आप लोग को उस दिन बताया कि एक बार कि आपका जो मशीन होता है ना, वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो ABC वगैरह नहीं समझता, तो वो क्या समझता है, वो समझता है वर्ड्स, जो डिजिट्स 1 2 3 4 5 इस तरह, मतलब ये डिजिट समझता है आपके जो मॉडल, जो मशीन्स होते हैं, आपके जो एल्गोरिथम्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग मिसाल ये है कि आपके पापास यहाँ पे वोकेबलरी है, और उस वोकेबलरी में 1 बिलियन वर्ड्स है, जिस तरह आपकी चैट जीपीटी होता है या कुछ और होता है। 1 बिलियन के आपके पास वर्ड्स है। अब आपने सबसे पहले उस पूरे जो कर्पस ऑफ वर्ड्स है ना, पूरा जो मजमुआ है, जो आपके पास एक पूरा ढेर है वर्ड्स का, आपने सबसे पहले उसको इंडेक्स दे दी, 1 से लेके N तक, बिलियन तक इंडेक्स दे दी। अब आपने क्या कर दिया, आपने वन हॉट इनकोडिंग का नाम सुना है, आपने उस सारों को एक इंडेक्स दे दिया, आपने इंडेक्स दे दिया। किस तरह, मिसाल के तौर पर आपकी केट का इंडेक्स 2 है, तो आप 1 बिलियन तक ये सारे जीरो कर लोगे, और सिर्फ 2 नंबर आप जो सेकंड नंबर डिजिट वर्ड है ना, वो आप 1 कर लोगे, मतलब वो ऑन हो गया। आप हमेशा ये बात है कि 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, तो आपका जो सेकंड वर्ड है वो ऑन हो गया। अब आपका फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, एलिफेंट आपका 1000 नंबर वर्ड है, उसका इंडेक्स नंबर 1000 है, तो ये जो आपका 1 हॉट एनकोडिंग है ना, उसमें पूरा जो एरे टाइप है इंडेक्स है, ये सारे जीरो होंगे, सिर्फ 1000 वाला जो वर्ड है ना, जो डिजिट है, वो आपका 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो इसको हम कहते हैं 1 हॉट एनकोडिंग। या हम दूसरा तरीका कर सकते हैं, लर्न एम्बेडिंग। लर्न एम्बेडिंग में क्या करते हैं, हम वेक्टराइज फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। क्या, हम इस तरह वेक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसको हम एक कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें रख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, आप लोग को नजर आ रहा होगा, केट और डॉग थोड़े सिमिलर है ना, तो ये एक साथ आ गए। रन वॉक्स थोड़े सिमिलर है, तो एक साथ आ गए। अब जितनी ज्यादा सिमिलर होंगे उतने करीब होंगे। हैप्पी सेट एक साथ आ गया, डेसन एक साइड आ गया, एक साथ आ गया, तो सारे एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रिडिक्शन में हम मिसाल के तौर पर अगला वाला जो वर्ड है वो या हैप्पी हो सकता है या सैड या कुछ और, मतलब फीलिंग के हिसाब से, तो ये इन तीनों को इम्प्रूव करेगा और इस पे आ जाएगा, इसमें फिर ढूंढेगा अगला वाला वर्ड। तो एक ये तरीका लर्न एम्बेडिंग इसको कहते हैं। हम इसमें फिक्स वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, फिक्स साइज होता है इसका, वेक्टर फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं। आगे जाते हैं, ये देखिए सीक्वेंस लेंस, द फूड वाज ग्रेट। अब ये तो सही हो गया। वी विजिटेड a restaurant for lunch, ये भी। अब ये वी वर हंग्री बट क्लीन द हाउस बिफोर ईटिंग, अब ये थोड़ा बड़ा हुआ। अब इससे अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको फिर रिमेंबर करना मुश्किल होगा। किस तरह, आगे जाते हैं। आप लोग ये देखें, फ्रांस इज वेयर आई ग्रीव अप, बट आई नाउ लिव इन बॉस्टन, आई स्पीक फ्लुएंट। अब यहाँ पे इसको ये रिमेंबर करना मुश्किल होगा, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया।
अब हमें यहाँ पे इसके पास जो पूरा डेटा था इसका बिल्कुल एक्यूरेट पास चाहिए, ताकि हमें ये अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है। अब वो मसला किस तरह आ रहा है, वो मसला मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं आप लोग को कह रहा था। अब आगे आ जाए। बैक प्रोपिगेशन तो आप लोग को पता है ना किसको कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इनपुट्स, ये इनपुट है, यहाँ आ गया, यहाँ पे आपके जो पूरा प्रोसेसिंग हो गया, आपका आउटपुट आ गया। लेकिन आपके आउटपुट और आपका जो प्रेडिक्ट आपने जो एक्चुअल मतलब ये जो आपका प्रेडिक्टेड जो आउटपुट होना चाहिए था उसमें और आपके एक्चुअल आउटपुट में फ़र्क है। मतलब ये लॉस आ गया, एरर आ गया ना, तो आप क्या करोगे, बैक प्रोपिगेट करोगे, यहाँ पे आओगे और इनके दरमियान जो वेट थे उसको अपडेट करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, इनके दरमियान जो वेट्स थे उसको अपडेट करोगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर जाके देखोगे, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे। इस तरह कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक ये लॉस कम नहीं होगा। इसको बैक प्रोपिगेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया ना कि सारा लॉस यहाँ पे ऐड हो रहा है और ये आपका लॉस हो रहा है। अब इसमें बैक प्रोपिगेशन कैसे होती है। अब यहाँ पे अगर लॉस ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये वापस आएगा यहाँ पे सारे एक साथ, फिर वापस आउटपुट में आएंगे, फिर वापस प्रोसेसिंग में आएंगे, फिर यहाँ इस जो आपके स्टेट्स है ना उसमें भी मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये सारे वेट्स अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक मसला आ सकता है। वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि आपका जो ग्रेडियंट है वो एक्सप्लोड कर सकता है। अब किस तरह, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनको समझो। मिसाल के तौर पर आपका जो वेट है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैक प्रोपगेशन में यहाँ पे 1 है। अब आपने 1 से शुरू कर लिया, यहाँ पे 1 था, आपने उसको 5 कर दिया, तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास 5 आ गया वेट। आगे जाते अभी आपके पास यहाँ पे वेट 5 है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि सेम होगी सारों में, तो अब यहाँ पे भी 5 होगी, लेकिन यहाँ पे 5 और ऐड करना चाहते हैं, तो 5 और ऐड कर लेंगे, तो 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब ये 10 अगर नेटवर्क हो तो हम 10 दफ़ा ये 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, तो ये 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह करते करते आखिर में ये इतना बड़ा सेंटेंस आ जाएगा। तो क्या करेगा, जो पिछला वाला ग्रेडियंट है ना वो एक्सप्लोड करेगा, और ये आपको फिर वो रिमेंबर करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक ये मसला आ सकता है। ये मसला किस तरह आ सकता है, ये मसला इसलिए आ सकता है कि आपने लर्निंग रेट जो थी ना वो ज़्यादा रखी थी। जब आपकी लर्निंग रेट ज़्यादा थी और आपका वेट 5 था, तो लर्निंग रेट आपकी ज़्यादा थी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग रेट को बढ़ा रहे थे, और आपका वेट वही 5 था, तो आपका वो सारा ग्रेडियंट नहीं था, वो बढ़ता जा रहा था। समझ आ गई, इसकी नहीं आ रही है तो अगले वाले स्लाइड में आपको और समझ आ जाएगी। एक मसला तो हल हो गया ना, एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट, जो क्या है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। एक्सप्लोड मतलब ये कि धमाका हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। दूसरा मसला क्या है, वेनिशिंग ग्रेडियंट। वो किस तरह होता है, जब आप बहुत छोटा रखते थे, तो आप लोग मुझे बताएं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 तो और छोटा जाएगा, फिर उसको फिर 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो और छोटा हो जाएगा, फिर उसको और करो तो और, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो और छोटा होता जाएगा। जब और छोटा होता जाएगा तो वो फिर वेनिश हो गया, मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग देखें, मिसाल के तौर पर इसकी 0.2 वेटेज है। अब आगे बढ़ेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 0.4, अब 0.4 इस तरह करके करते करते, तो यहाँ पे जो है ना ये इतना कम होता जाएगा कि इसको भूलता जाएगा और आगे वालों का रखता जाएगा, फिर इसको भूलता जाएगा आगे बढ़ के, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछले वालों को भूलता जाएगा और आगे वालों को याद रखता जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको किस तरह ले लूँ कि एक रूम में हम सब बैठे हुए हैं और मैंने तेज आवाज में बोल दिया कि आई लव करंट न्यूरल नेटवर्क। अब ये मैं एक बंदे के कान में बोल दूँ और उसको ये हिदायत है कि अब अभी जितनी आवाज़ में आपने सुनी अगले वाले को आपने इससे थोड़ा स्लो सुनाना है, और उससे अगले वाले को उससे थोड़ा स्लो, उससे अगले वाले को उससे थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा स्लो 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 करते आखिर में इस तरह आ जाएगा कि साइलेंस आ जाएगी, उसकी जो आवाज़ है ना वो होगी नहीं, तो बिल्कुल साइलेंस आएगी। तो इसी तरह ये भी है वेनिशिंग ग्रेडियंट, कि ये इतना कम होता जाता है, इतना कम होता जाता है कि आखिर में बिल्कुल बचता ही नहीं है। ये देखिए आप, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, एज द एरर सिग्नल ट्रेवल्स बैकवर्ड थ्रू मेनी लेयर्स, the gradient gets smaller and smaller. If the gradients become too small, the network barely changes the weight during training. As a result, it stops learning from the earlier layers or steps. समझ आ गई ना आप लोग को? Think of it like this. If you are trying to pass a message down a long line of people by whispering, each person whispers softer and softer. By the time the message reaches the end, it almost silent. Just like how the gradient shrinks as they move backward through a deep network or long sequence.
यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? मुझे बोल दे अगर नहीं आई, जहाँ पे समझ नहीं आई, ताकि मैं आप लोग को वो समझा दूँ और भी। ओके जी, आगे जाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जानते हैं आप लोग? इससे तो आप लोग का दिल भर गया होगा। यहाँ पे जो वेरिएशन वगैरह है ना, इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह? मैंने आप लोग को बताया ना कि श्रिंक होता है, तो श्रिंक से बचने के लिए हम रेलू लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अब रेलू क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यू को जीरो में कर लेगा और पॉजिटिव को एज इट इज रखेगा, तो श्रिंकेज होगी नहीं। सही हो गया? हाँ जी रे, मान लो आप ठीक कह रहे हो। अगर यहाँ पे सिग्माइड फंक्शन था, तो ये देखिए सिग्माइड और टेंजेंट ये श्रिंक हो सकते हैं ना श्रिंक, ये देखिए आप लोग को ग्राफ से भी नजर आ रहा होगा। लेकिन इसको देखिए रेलू को, ये किस तरह श्रिंक होगा? इसमें तो बिल्कुल एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे रेलू वाला। जो दूसरा है ना, वो है गेटेड। हम गेट को ऐड कर लेंगे। गेटेड से मतलब क्या है? LSTM और GRU। सही हो गया? अभी तक हमने RNN पढ़ा। RNN में हमने कर लिया कि सब कुछ अपना सीक्वेंस बरकरार रखता है और जो पिछला पास्ट हिस्ट्री है वो याद आता है। लेकिन मसला क्या आ रहा था RNN में? मसला ये आ रहा था कि जब लर्निंग रेट हम थोड़ा कम रख देते हैं और उसको जब बैक प्रोपगेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो वेट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो और कम होता जाता है और कम होता जाता है। आखिर में इस तरह होता है कि वो पास्ट हिस्ट्री को भूल जाता है, उसको ज़रूरी नहीं समझता कि मैं उसको लर्न कर लूँ। ये होता है ग्रेडियंट वेरिएशन। या दूसरा मसला आता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, और उसमें क्या होता है कि आप जो लर्निंग रेट है उसको आप ज़्यादा रख देते हैं, तो वेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो मल्टीप्लाई होता होता है इतना बढ़ जाता है कि वो एक्सप्लोड कर देता है। तो फिर भी वो हमारे लिए मसला हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा डिच होता है। तो इन दोनों मसलों के हल के लिए हम क्या कर लेंगे? एक यहाँ पे गेटेड सेल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। गेटेड सेल से क्या मुराद? ये आर्किटेक्चर से, मॉडल से RNN के, RNN को एडवांस किया हुआ है और दोनों LSTM और GRU वगैरह जो है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, गेट में क्या करते हैं आप लोग? अभी से मैं आप लोग को समझा दूँ, आइडिया दे दूँ। तो आप लोग क्या इसको ओवरफिटिंग कह सकते हैं? एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को हम ओवरफिटिंग कह सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। उस पर आप लोग को मैं ये बात, वो सूटेबल वर्ड नहीं है इस तरह। आप लोग के घर में तो कोई आ जाए और गेट लगा होता है, उस गेट का काम क्या होता है? आंसर में मुझे बताएं। गेट का काम यही होता है ना कि आप किसी को अलाउ कर ले, किसी को रोक दें। किसको अलाउ करना है? जो आपकी मर्जी हो अलाउ कर लो, जो आपकी मर्जी हो उसको आप कहो भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी शक्ल को नहीं देखना, आप यहाँ से तो 9 2 11 हो सकते हैं, दफा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, वही बात होगी। तो यहाँ पे इस मॉडल में हम गेट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो गेट का क्या काम होता है? जो वर्ड उसे लगता है कि मेरे लायक है, मतलब कि मैंने इस्तेमाल किए, तो वो मैं अलाउ करूँगा, और जो मेरे काम की वर्ड नहीं है वो हम उसे मैं निकाल दूँगा, उसे मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे ये काम करता है LSTM। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं LSTM क्या करते हैं। LSTM नेटवर्क रिलाई ऑन गेट इटसेल्फ टू फेक इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट मेनी स्टेप्स। दोनों वर्ड मैंने लिखा हुआ है, थ्रू आउट मेनी स्टेप्स। क्या करता है? LSTM was designed to combat the vanishing gradient problem and handle long range dependency. यहाँ पे 3 गेट्स होते हैं। एक होता है फॉर गेट, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट गेट में क्या करते हैं? इनपुट गेट ये काम करता है कि मैंने अभी जो सेल स्टेट है ना, जो X वाला था, उस पर मेरे कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो मुझे पास्ट हिस्ट्री से है वो इंक्लूड करनी है। फॉरगेट में क्या करता है कि उस सेल स्टेट में जो अभी मेरे पास्ट हिस्ट्री से मुझे आया है उसमें कौन कौन से इग्नोर करने हैं। और आउटपुट गेट क्या करता है कि कौन कौन से वो आउटपुट, जो हर स्टेप का आउटपुट होता है ना, आउटपुट गेट वो उसे कंट्रोल कर लेता है कि मैं कौन कौन से जो सेल स्टेट जो होते हैं ना, कि उसको आउटपुट क्या देगा, कि वो क्या आउटपुट देगा, उसको कंट्रोल करता है आउटपुट गेट। समझ आ गई ना आप लोग को? अभी और आ जाएगी। मेंटेन एसेंस स्टेट आप लोग को मैं बता दें। यूज गेट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बता दिया मैंने आप लोग को। फॉरगेट गेट क्या करते हैं? गेट रेट्स ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सही हो गया? आपके पास जो चाहिए नहीं उसको वो इग्नोर कर लेता है, उसको डिलीट कर लेता है, उसको निकाल लेता है अपनी जिंदगी से। दूसरा, स्टोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करंट इनपुट।
अभी जो इनपुट मैंने दे दिया उसमें से जो रिलेवेंट है उसको स्टोर कर लेता है। सेलेक्टिवली अपडेट सेल स्टेट, सेल स्टेट को अपडेट करना है सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली मतलब ये कि जो काम के वर्ड्स हैं या चीजें हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर लेता है। आउटपुट गेट रिटर्न्स ए फिल्टर वर्जन ऑफ द सेल स्टेट। अभी फिल्टर वर्जन मतलब ये कि जो सेलेक्टेड है उसको आउटपुट दे देता है आउटपुट गेट सेल स्टेट में। और बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम विद पार्शियली अनइंटरप्टेड ग्रेडियंट फ्लो। अनइंटरप्टेड ग्रेडियंट फ्लो मतलब ये कि पार्शियली मतलब ये कि कभी उसको लगता है कि अभी मुझे बैक प्रोपगेशन इसकी करनी है, इसकी नहीं करनी, पार्शियली कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को समझ आ गई ना कि ये क्या करता है एलएसटीएम। एलएसटीएम बेसिक ये करता है कि जो काम की चीज़ है उसको रख देता है, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको इग्नोर कर लेता है, उसको डिलीट कर लेता है, उसको बाहर कर देता है। हमें ये क्या चाहिए, क्यों चाहिए? ये हमें इसलिए चाहिए ना कि RNN वर अनेबल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग सीक्वेंस, बट LSTM can keep relevant information in the memory for much longer, making them suitable for tasks like speech recognition, time series forecasting, and text generation. जो टेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो होती है ना उसमें ये बहुत कारगर होती है। अब ये लॉन्गर मच लॉन्गर के लिए किस तरह रख देती है? अब आप लोग जहन में अपने सोचिए, आरएनएन के पास फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स है। उस 1000 वर्ड्स में 600 वर्ड्स ऐसे जो हमारे काम के हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको याद कर रहा है अपने साथ। तो वो बेचारा कितना याद करेगा, आगे जाके तो वो भूल जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे हो गई कि हमने डेटा साइंस में एडमिशन ले लिया और हमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग वगैरह, जिसका मेरे डिग्री के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारे जहन में कितना वो रहेगा, हम तो मशीन लर्निंग वगैरह भूल जाएंगे। तो एलएसटीएम क्या करते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स जो हमारे काम की नहीं है उसको इग्नोर कर लेते हैं कि इसको निकालो मेरी डिग्री से, और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वगैरह ये ऐड कर लो, एआई ऐड कर लो, विजुअलाइजेशन ऐड कर लो, क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ है। तो जो मॉडल RNN वो 1000 वर्ड्स को डील कर रहा था, LSTM 400 को कर रहा है। तो 400 को याद करना तो आसान है ना। तो अब 400 के साथ वो आगे वाले 1000 वर्ड्स में से भी चुन सकते हैं और उसको भी याद कर सकते हैं। तो समझ आ गई ना, आप कंसेप्ट क्लियर हो गए ना LSTM क्या करता है। अब दूसरा है GRU। GRU क्या कहते हैं? GRU LSTM जैसे LSTM है ना बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा उससे सिंपल है। वहाँ पे 3 गेट थे ना, फॉरगेट, अपडेट, आउटपुट जो था, इनपुट फॉरगेट और आउटपुट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 स्टेट्स है, एक है रिसेट और एक है अपडेट। रिसेट क्या करता है, रिसेट करता है मैकेनिज्म टू डिसाइड व्हेन टू रिमेंबर वर्सेस फॉरगेट रिसेट फ्रीज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, GRU combines the forget and input gates into a single gate called update gate। ये अपडेट गेट है। और रिसेट गेट क्या करता है, रिसेट गेट करता है कि कब मैंने कौन सा वाला वर्ड या कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है और कौन सी मैंने फॉरगेट करनी है और कौन सी याद करनी है। वो दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के बस एक गेट बनाए उन दोनों के लिए, और एक गेट ही दोनों काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो दोनों अलग अलग थे ना, यहाँ पे वो दोनों काम एक ही गेट कर रहा है कि कब मैंने डिलीट करनी है और कब मैंने रिमेंबर याद रखनी है, कौन सा डिलीट करना है कौन सा याद रखना है। वो एक ही काम कर, वो एक ही गेट को काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, अपडेट गेट। हम अपडेट क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कि कब मैंने जो हिडन स्टेट है ना, जो प्रीवियस स्टेट है उसको मैंने अपडेट करना है। सही है। तो पहले क्या होगा, यहाँ से आपका इनपुट चला जाएगा, मिसाल के तौर पर 1000 इनपुट चले गए एक गेट के पास। उस एक गेट ने डिसाइड करना है अभी कि मैंने किस टाइम वो और इन्फॉर्मेशन जो मेरे काम की वो मैंने डिलीट करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका इन्फॉर्मेशन वो पहला वाला और वो आखिर में यूज़ हो रहा हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। तो ये गेट क्या करता है कि वो टाइम कि जब उसे लगे कि हाँ अब ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, उस वक्त वो उसको डिलीट कर लेता है, रिसेट गेट। क्योंकि हो सकता है बाद में काम आ जाए, लेकिन जब उसे लगे कि अभी मतलब ये कि अभी काम नहीं है तो वो उस वक्त उसको डिलीट कर लेता है। या कब मैंने उसको रिमेंबर करना है तो वो भी उसको मतलब एक रिसेट गेट का काम है ये। सही है। और अपडेट गेट क्या करता है कि जो रिसेट और वहाँ से जो आपका आउटपुट आ जाए कि ये रिमेंबर करना है, इसको आपने ड्रॉप करना है या फॉरगेट करना है, आखिर में आपके पास जो बच जाए तो आपने उसको हिडन स्टेट में अपडेट करना है ना, ताकि अगले वाले वो प्रोसेसिंग के पास जाए या लेयर के पास जाए। तो अपडेट गेट वही काम करता है। होप्स आप लोग को समझ आई होगी। यहाँ पे देखिए, अपडेट गेट सिमिलर टू LSTM इनपुट फॉरगेट गेट। वहाँ पे इनपुट देता था, फॉरगेट गेट जो फॉरगेट करने वाली चीज़ थी जो इररिलेवेंट थी उसको फॉरगेट करता था। यहाँ पे अपडेट गेट वो दोनों काम कर रहा था, इनपुट लेता है
जो फॉरगेट करने वाली हो वो फॉरगेट कर लेता है। इट कंट्रोल्स हाउ मच द प्रीवियस हिडन स्टेट शुड कैरी फॉरवर्ड एंड हाउ मच ऑफ द न्यू इनपुट शुड बी यूज्ड। समझ आ गई? रिसेट गेट क्या करता है? दिस गेट कंट्रोल्स हाउ मच ऑफ द प्रीवियस हिडन स्टेट शुड बी फॉरगॉटन। लो वैल्यू फॉर रिसेट गेट अलाउज द मॉडल टू फॉरगेट पास्ट इन्फॉर्मेशन। सही हो क्या? ये देखिए एलएसटीएम में ये 3 है और यहाँ पे आप लोगों के पास ये 2 है। ये टेंजेंट तो आपका इक्वेशन फंक्शन है। तो ये जीआरयू का काम था। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं जीआरयू और एलएसटीएम में। जीआरयू आर सिंपलर, less train faster. LSTM are more for group, can give slightly better performance, but GRU performance often on par. LSTM in theory outperform GRUs in past, requiring very long range modeling. जब आपका मॉडल बहुत छोटा हो और बस छोटी छोटी आपने चीज़ें करनी है, बहुत बड़ा नहीं, तो आप जीआरयू यूज़ कर। लेकिन अगर आपका मॉडल बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर आप एलएसटीएम यूज़ कर सकते हैं। जीआरयू थोड़ा सिंपल है, बस छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। आपने छोटा सा बहुत मुख्तसर चैटबॉट बनाना है या उसका जो टेक्स्ट वगैरह है वो बनाना है तो जीआरयू यूज़ करें, लेकिन बड़ा बनाना है एलएसटीएम यूज़ करें। और बेसिक आगे यही, ये आपका कोड है। मॉडल ये मैंने इसमें इनपुट कर लिया, मोड इम्पोर्ट कर लिया, मॉडल सीक्वेंशियल मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैंने शेयर क्या कहते हैं जीआरयू, बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। मॉडल डॉट एड कौन सा जीआरयू यूनिट, यूनिट्स आपने मतलब ये कि कितने जीआरयू की यूनिट्स रखते हैं 50। इनपुट शेप कितने हैं 100/10। और रिटर्न सीक्वेंस क्या है फॉल्स के। आपने सीक्वेंस जो था ना वो रिटर्न करना है या नहीं, नहीं हमने नहीं करना। 10 फीचर्स होंगे और 10 इनपुट शेप का मतलब यही ना कि 10 इनपुट लेगा और नहीं 100 इनपुट लेगा, 100 इनपुट लेगा और 10 फीचर्स वो फिर देगा हमें। तो 100 इनपुट्स में से 10 फीचर्स देगा। डेंस नेटवर्क हम बनाएंगे और 1 हम आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। यूनिट अगर 0 होगा तो आउटपुट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम डेंस नेटवर्क आपको पता है फुली कनेक्टेड जो लेयर्स होते हैं। ऑप्टिमाइजर हम एडम यूज़ कर रहे हैं। लॉस जो होता है ना तो MSE जो है ना हम वो यूज़ कर रहे हैं। मीन स्क्वायर एरर जो होता है लॉस का, तो ये हम यूज़ करें मॉडल डॉट समरी, उसका समरी हमें देनी। सेम यहाँ पे एलएसटीएम का है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ यहाँ मॉडल डॉट एट एलएसटीएम, बाकी दोनों सेम टू सेम। सही है। अच्छा, सीक्वेंस मॉडलिंग का जो गोल होता है ना हमारा, वो मेन क्या होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रीम हो, पैरेललाइजेशन हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो। लेकिन आरएनए में हमारे पास एनकोडिंग बॉटलनेक आ रहा था, पैरेललाइजेशन नहीं थी क्योंकि वो सीक्वेंस में इस तरह हो रहा था, और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नहीं थी। तो आरएनए की ये लिमिटेशन थे और हमारे डिजाइन कैपेबिलिटी यही है कि बस कंटिन्यूसली वो स्ट्रीमिंग कर ले। पैरेललाइजेशन मतलब पैरेललाइजेशन मतलब ये कि एक वक्त पे सारे डेटा के साथ वो डील करे, उसको प्रोसेस करे। सीक्वेंस मॉडलिंग के अच्छा आइडिया क्या है कि फीड एवरीथिंग इनटू डेंस नेटवर्क, पूरा डेंस नेटवर्क बनाओ और उसमें सब कुछ डाल दो, तो उसमें रिकरेंस तो नहीं होगी। ये वाला तो हमारा पूरा होगा लेकिन स्केलेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, तो स्केलेबिलिटी हमारे पास वहाँ पे जीरो होगी। ऑर्डर भी नहीं होगा क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोग को बता दूं कि आई लाइक यू बट आई हेट हिम, तो इसको अगर हम इस तरह करें कि आई लाइक हिम बट आई हेट यू, तो ये कि सीक्वेंस हमने आगे पीछे कर दिया, थोड़ा मतलब डिफरेंट कर दिया, तो ऑर्डर नहीं है तो उसको पता नहीं चलेगा इसका। सेम इसी तरह लॉन्ग मेमोरी भी नहीं रख सकता सीक्वेंस मॉडलिंग जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे जाके, अटेंशन, अटेंशन देंगे। अटेंशन इज ऑल यू नीड। यार ये तो आजकल हर किसी को अटेंशन चाहिए यार, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? अगर सुना है तो चैट जीपीटी में जो टी है वो टी से क्या आ रहा है? आप लोगों को पता है टी से क्या आता है? गूगल ना करें टी से ट्रांसफॉर्मर आता है। नहीं, ट्रांसफॉर्मर आता है। जी जी। तो अटेंशन जो है ना, ये मैकेनिज्म जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर होली बेस होता है, टोटली बेस होता है, बैकबोन उसका होता है अटेंशन। अब अटेंशन इज ऑल यू नीड एक गूगल का रिसर्च पेपर है, उन्होंने शायद किया था, जो बहुत मकबूल हो गया था, जो वायरल हो गया था। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये काम किस तरह करते हैं ये आप आ जाओ। ये क्या करते हैं कि आपके इनपुट में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, उसको वो जो उस पर फोकस करता है और उसी को वो लर्न करता है, उसको उठा देता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये आप लोग को इमेज नजर आ रही ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकग्राउंड है उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, और आपका जो आयरन जो क्या है आयरन मैंने अच्छा हाँ उसको उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है, बाकी बैकग्राउंड। सेम इसी तरह आपका जो
सर्चिंग हम करते हैं प्रॉब्लम, उसमें भी होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, आई अराइव एट द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। आई अराइव एट द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। अब यहाँ पे बैंक है ना, तो बैंक का सबसे पहले इसके साथ सबके साथ रिलेशन देखा जाएगा। कोसाइन सिमिलरिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको यूज करके हम वेटेज मालूम कर लेंगे। तो जिसके साथ बैंक का सबसे ज्यादा वेट होगा तो रिलेशन के साथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, आई अराइव एट द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, तो बैंक का रिवर के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग थी, तो अटेंशन वेट यहाँ पे ज्यादा होगी। तो मतलब ये कि इसके इन दोनों के दरमियान ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो जब लार्ज अटेंशन स्कोर मीन्स द अदर वर्ड विल स्ट्रांगली इन्फॉर्म द न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड। अगर मिसाल के तौर पर यह रिवर यहाँ पे ना होता और हम बोलते आई अराइव्ड एट द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग दो, तो बैंक का सबसे ज्यादा रिवर के साथ आता है तो वो आ जाता। खैर एनी हाउ, जिसकी समझ आप लोग को बाद में आएगी, ये भी छोड़िए आप लोग। ये देखिए आप लोग, अटेंशन मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो रिलेवेंट हो मोस्टली, उसको कैप्चर करते हैं। मैंने डीप लर्निंग सर्च कर लिया तो मेरे पास ये 3 वीडियोज आ गए। ये डीप लर्निंग में जो सर्च की, एक वीडियो होगी हमारी क्यों क्यों से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, अब ये देखिए जॉइंट सी टर्टल्स आ गई, MIT इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग लेक्चर आ गया, द कोबे बर्लिन जो फेड वे शॉर्ट वो आ गया। तो ये 3 वीडियोज हमारे पास आ गई। तो इसको हम की देंगे K1 K2 K3, जो सर्च हमारे पास आ जाए, जो आउटपुट हमारे पास आ जाए क्वेरी की। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू का K1 के साथ कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड करेंगे। कोसाइन सिमिलरिटी मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान कितनी सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड है। क्यू का K2 के साथ और क्यू का K3 के साथ फाइंड कर लेंगे। अब देखिए क्यू का K2 के साथ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, तो उस जो जितना वो आ रहा है ना, जो सिमिलरिटी से, उसको हम वैल्यू देंगे, वो वी उसको हम वी में डिनोट कर लेंगे वी के साथ। तो हमारे पास 3 चीज़ आ गई, क्यू, K2 और वी। क्यू से K2 आ गया, और ये K2 किस तरह के, जो K2 हमने क्यू सेलेक्ट कर लिया वो वी की वजह से, समझ आ गई ना, क्वेरी हमने कर ली। हमारे पास जो आउटपुट आ गया उसको हमने के में स्टोर कर कीज। अब उस आउटपुट में हमने कोसाइन सिमिलरिटी मालूम कर ली, और उसको हमने एक परसेंटेज दिया कि इतना परसेंट एक दूसरे के साथ सिमिलर है, प्रोबेबिलिटी। अब वो जो परसेंटेज हमने दी है उसकी वैल्यू हो गई, तो जब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा सिमिलर होगी। तो ये 3 चीजें आपके याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्यू, के, वी। आगे जाते हैं, सेल्फ अटेंशन विद न्यूरल नेटवर्क हम करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकोड पोजीशन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम पोजीशन इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो इस पोजीशन अवेयर इनकोडिंग हमने कर दी, यहाँ पे हम सारे वर्डिंग की पोजीशन हमारे पास आ गई। सेकंड देखिए P0 P1 P2 P3 P4 इस तरह, प्लस हमने एम्बेडिंग कर ली। तो मतलब ये है ना कि टेनिस P3 में स्टोर है, बॉल P4 में, 2 P5 में, सर्व P6। मतलब ये कि हमने सबसे पहले क्या कर लिया, पोजीशन इंफॉर्मेशन हमने ले ली। दूसरा हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट क्वेरी की वैल्यू। अब ये तो हमारे पास पोजीशन एम्बेडिंग आ गई, यहाँ पे लीनियर लेयर आ गए, और यहाँ पे उसका आउटपुट आ गया। सही है, लीनियर लेयर तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क के लेयर है सारा, इससे वही बना गया टूल, और जो लेयर है वही, जो आसान अल्फाज में बोल देते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन एम्बेडिंग मल्टीप्लाई बाई लेयर, और उससे जो हो रही है वो क्यू हो गई, पहले क्यू फिर के पीबी, तीनों के लिए हमने मालूम कर लिया। आगे जाते हैं, एक्सपेक्ट फिर क्यू तो हमने कर लिया। अब अटेंशन वेटिंग हम कर लेंगे। अटेंशन वेटिंग हम किस तरह कर लेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी का नाम तो आप लोगों ने सुना है ना। हम कोसाइन सिमिलरिटी के 2 वर्ड, जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान वो कितना सिमिलर है एक दूसरे के साथ, इसके अपने फॉर्मूले बेकवर्ड पे, वो अभी मैं बता नहीं सकता आप लोग को, आप लोग सर्च कर लें तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो जिस तरह ये देखें, क्यू और के दरमियान ये वेक्टराइजेशन हमने कर ली, तो यहाँ पे मालूम हो गया। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। जिस तरह ये देखें, क्यू और के एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसका हम मालूम कर लेंगे। मालूम कर लिया तो डिवाइड बाय हम स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग क्यों करेंगे, हो सकता है कि हमारी वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ डीलिंग करना बहुत मुश्किल होगा ना, तो हम उसकी स्केलिंग करके एक खास स्केल में ले आएंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन कंप्यूटेशनल ज़्यादा कंप्यूटेशन ना हो। सही हो गया। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो पेयर वाइज सिमिलरिटीज है वो आ गई कि के और क्यू कितना एक दूसरे के करीब है, वो आ गई। हम उसके वेटेज मालूम कर लेंगे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू। आगे जाते हैं, अब यहाँ देखें, ही टॉस द टेनिस बॉल टू सर्व
ही टॉस द पेरेंट्स बॉल टू सम। आप लोगों ने उस दिन जो हीट मैप जो डायग्राम थी आप लोगों ने विजुअलाइजेशन में देखी थी, जो ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड होंगे, जो ज़्यादा रेड जो लाइट हो तो एक दूसरे के साथ कम रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से हमें वो पता चल जाता है कि कौन किसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्यू डॉट के तो हमारे पास पिछले यहाँ से आएगी, यू आर स्केलिंग। अब उसकी हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो क्या है एक्टिवेशन फंक्शन, वो हमने अप्लाई कर लिया। ये अटेंशन वेटिंग हम कर रहे हैं। आगे जाते हैं, फिर अटेंशन हम कल भी करेंगे, अगर आज समझ नहीं आ रही तो कल और भी ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू है ना उसकी, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर से यहाँ से जो आंसर आ जाएगा उसके साथ हम वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा तो वो हमारे पास आउटपुट होगा। मुझे पता है आप लोग को इतनी समझ नहीं आएगी, हम कल प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं भी आप लोग को भी समझ आ जाए। ये देखिए, ये आप लोग की पोजीशन एम्बेडिंग है तीनों की। आप लोगों ने यहाँ पे देखें पीरी और की आप लोग के पास आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों के एक दूसरे के साथ, उसकी स्केलिंग कर ली, नॉर्मलाइज कर दिया। स्केलिंग मतलब कर दी कि अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो तो उसको छोटा कर दिया। उसके ऊपर आपने सॉफ्टमैक्स इक्वेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया। उसका आउटपुट जब आ जाए तो उसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पीछे भी हमने ये कर दिया पूरा पूरा। तो जब हमारे पास आउटपुट आ जाए ना तो वो सेल्फ अटेंशन इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। ये इसकी कोड है, इसको एक्सपेंड हम प्रैक्टिकली करेंगे। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर में दो चीज़ होती है, आसान अल्फाज में बताता हूँ। एक इनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है। इनकोडर क्या करता है, आगे देखें, इनकोडर क्या करता है, प्रोसेस द इनपुट सीक्वेंस एंड क्रिएट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सेल्फ अटेंशन लेयर। आपने इनपुट दे दिया, इनकोडर क्या करेगा, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस कर लेगा। डिकोडर क्या करेगा, उसी जो सेल्फ अटेंशन ने जो चीज़ फोकस की ना उसी के बेस पर आपको आउटपुट दे देगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसकी बेस पे समझ आ गई ना आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर प्लस टोटली काम किस तरह करता है। और दूसरी बात ये कि ट्रांसफार्मर एक ही वक्त पे पूरे सेंटेंस पे उसकी नजर होती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा था एलएसटीएम, एलएसटीएम क्या करता है, सीक्वेंस में उसको प्रोसेसिंग करता है। पहले ही करेगा इस, फिर उसके बाद करेगा गुड, उसके बाद करेगा बॉय, उसके बाद करेगा प्रोसेस। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ही इज अ गुड बॉय, उसको एक ही साथ एक वक्त पे उसको सब नजर आ रहा है। तो उसको उसी वक्त पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर उसको हम दे दें ट्रांसफार्मर को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अभी बोल दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर मैं कोई दे दूं और बीच में कोई वर्ड मिसिंग हो, मिसिंग द वर्ड यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो एलएसटीएम वो और जीआरयू वो फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि एलएसटीएम और जीआरयू को उसको फाइंड करने के लिए पूरे सेंटेंस को रीड करना जरूरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर एक ही वक्त में पूरे सेंटेंस को रीड करता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। और इसकी मिसाल ये देखिए आप लोग, तो मैंने ऊपर आप लोग से ओके ये देखिए, आई अराइव एट द, ये बैंक मैंने छोड़ दिया आफ्टर क्रॉसिंग द, या ये बोले कि आई अराइव एट द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग द बैंक बैंक सी। तो व्हाट डज द बैंक मीन इन दिस सेंटेंस, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो अर्नेट क्या करेगा, अर्नेट बोलेगा कि आई अराइव एट द बैंक। तो यहाँ तक जब आएगा तो वो बोलेगा आई अराइव एट द बैंक। अभी तक उसे पसंद समझ नहीं आई, क्योंकि उसको पूरा सेंटेंस पहले रीड करना है, उसके बाद उसको समझ आएगी। क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है आगे स्ट्रीट लिखता है या रोड लिखता है, उसे पता नहीं है अभी तक कारण को, तो ये जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक वक्त पूरा सेंटेंस को नजर आ रहा है, उसको रीड कर सकता है। पेनलाइजेशन है यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली बताएगा कि देखो आई डोंट नीड टू वेट, आई सी ऑल वर्ड्स एट वंस, तो डायरेक्ट बताएगा कि बैंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर आ रहा है। सही है। तो ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है। ट्रांसफार्मर का बैकबोन क्या होता है, अटेंशन। और अटेंशन किस तरह, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो एनकोडर होता है वो उसी वर्ड को फोकस करता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और उसमें सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज होती है, और फिर उसी की बेस पर आपका जो आउटपुट है वो जनरेट होता है। ये आपका एग्जांपल है, when translating an English sentence into French, the encoder process the entire English sentence and produce a representation. एनकोडर ये करेगा। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर then generate the French translation by attending to different parts of the English sentence at each step, dynamically focus on the most relevant word। सही है, relevant word पे फोकस करेगा। relevant word उसको आइडेंटिफाई किसने की होगी, वो ट्रांसफार्मर वो अटेंशन में। सही, ये इसका कोड है। और ये हम प्रैक्टिकली अगर यहाँ पे आ जाए, अभी ट्रांसफार्मर तो हम कल करेंगे, अभी मैं आप लोग को एक कोड दिखाता हूँ उस चीज़ का। ये आर एन एन और जी आर यू है, एल एस टी एम है।
मैंने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट दे दिया जो बस अपना सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए छोटा सा, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज द सेकंड डॉक्यूमेंट एंड दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इज दिस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मेरा डेटा है। मैंने क्या कर दिया, टोकनाइजेशन कर दिया। टोकनाइजेशन क्या है, कल आप लोगों को पता चल गया। फिर यहाँ पे लेंथ मैंने मालूम कर ली पूरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, हम ये करेंगे। ये ऊपर वाले जो है ना एनएलपी से रिलेटेड, ये हम कल करेंगे। मैंने क्या करा, आरएनएन मॉडल को मंगवा दिया, एम्बेडिंग कर दी। एम्बेडिंग लेयर मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, सिंपल आरएनएन लेयर 100 के साथ। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इसका आउटपुट है। ये कोड आप लोग भी इसके साथ मैंने कमेंट्स लिखे हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं आउटपुट पे आके, क्योंकि यहाँ से आप लोग सीखेंगे। सिंपल जो क्वेश्चन था, इज दिस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, उसका आंसर या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज, दिस इसके बाद क्या आ रहा है, स्क्रीन तो शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पे देखिए आप लोग, दिस इज इसके बाद क्या आ रहा है, दिस इसके बाद क्या आ रहा है, दिस इसके बाद क्या आ रहा है। अगर हम आरएनए के ऊपर जाए ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज। अब ये क्यों, ये जुमला गलत आ रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास डेटा चिपका है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट दो दफा आया और उसके बाद इज आया, क्यों? क्योंकि आरएनएन पास्ट हिस्ट्री इतना नहीं याद रख सकता, तो वो भूल गया था, तो बस उसने बस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इज कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जीआरयू और एलएसटीएम में, तो इसका आउटपुट सेम है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। अब ये भी ओवरफिटिंग हुआ है क्योंकि डेटा हमारे पास कम था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को उसने बहुत ज्यादा याद मेमोराइज कर दिया, क्योंकि ऊपर अगर हम देखें इनपुट डेटा में डॉक्यूमेंट 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 बहुत ज्यादा यूज है, तो उसने ये डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया। तो जीआरयू और एलएसटीएम तो मैंने आपको बताया ना कि पास्ट हिस्ट्री बहुत याद रखता है, तो उसको डॉक्यूमेंट याद था, तो उसने बस बार बार डॉक्यूमेंट दिया कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वर्ड आ सकता है वो डॉक्यूमेंट आ सकता है, और यहाँ पे उसको कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, आरएनएम को भूल गया था कि यार डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन उसको फिर भूल गया कि अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था, तो उसने कहा बस इज होगा। अब आपको समझ आ गई ना कि आरएनए जीआरयू और एलएसटीएम में क्या फर्क है, ये भूल जाते हैं और ये दोनों याद रखते हैं। फिर ये तो मेरे भी सिर्फ डमी डेटा होता है, जो बहुत बहुत मतलब ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, बाकी आप लोग ये खुद वो कर सकते हैं। कल हम एनएलपी का वो मॉडल करेंगे, उसमें ये सारे टेक्निक यूज होंगे, ट्रांसफार्मर भी, और जो ट्रांसफार्मर है उसका अपना एक मॉडल हमने बनाया हुआ है, बर्ट हम यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये अटेंशन वगैरह उधर से हो जाएंगे आप लोग को। एल एस टी एम जी यू बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होता है सिक्वेंशियल डेटा में। सिक्वेंशियल डेटा कौन सा होता है, साउंड और जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, साउंड के लिए अच्छा है, और जिसमें हमें जो हिस्ट्री होती है वो याद करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर किसी ने फाइव वर्जन में काम किया है, मुझे कुछ इशू आ रहा है, टेंशन, फ्लैश टेंशन। अच्छा, मैंने काम नहीं किया इस चीज़ पे, सो सैंपल जी ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग हो रही है। तो ये आज का टॉपिक था।